बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो है उसकी चार्जिंग किस तरह होती है और उसकी डिस्चार्जिंग किस तरह होती है। ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस लिहाज से भी ये इसकी प्रैक्टिकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशंस हैं। तो पहले हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सर्किट हम बनाते हैं। ये देखें कि ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसमें कैपेसिटर है और ये हमने बैटरी लगा रखी है। यहाँ भी एक हमने कंडक्टर जो है इसके साथ यहाँ तक जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ये जो स्विच है वो यानी कि ये जो ऐसा स्विच है जो ए के साथ भी अटैच हो सकता है और बी के साथ भी अटैच हो सकता है। ए के सब जब साथ अटैच होगा तो ये सर्किट जो ऑपरेट करना शुरू कर देगा और जब बी के साथ होगा तो ये सर्किट ऑपरेट करना शुरू कर देगा। तो बहरहाल इनिशियली क्या हुआ कि हमने ये स्विच जो है उसको ऑन किया। ऑन मीन ये ए के साथ इसको जोड़ दिया। जब ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये सर्किट जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है कि बैटरी क्या करती है, बैटरी जो है ये इस तरह यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज लेके इस प्लेट को देना शुरू कर देती है। और ये जो रेजिस्टर है एक्चुअली इसकी जो मूवमेंट है, चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको ये अपोज करता है। तो डेफिनेटली क्या होगा, इनिशियली ये कैपेसिटर जो है वो एम्प्टी होगा, यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होगा, बैटरी यहाँ से चार्ज जो है खींच के इसको देना शुरू कर देगी तो कैपेसिटर जो है ग्रेजुअली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव मीन डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगी और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और बिल आखिर क्या होगा, ये चार्ज कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो कह लें वो Q0 के बराबर है। और ये उस वक्त होगा जब इसका पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि ये बैटरी का पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर प्लेट का पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा। ये पहले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब Q0 जो होगा वो CV0 के बराबर होगा। तो ये मैक्सिमम चार्ज जो है कैपेसिटर के अक्रॉस जो आ सकता है, हम यहाँ देखते हैं कि वो Q0 के बराबर होता है। अब एक्चुअली ये कैपेसिटर जो है ये लीनियरली चार्ज नहीं होता बल्कि एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। इनिशियली यहाँ से चार्ज जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करता है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़्यादा होता है। टाइम के गुजरने के साथ साथ क्या होगा, चार्ज की जो फ्लो है वो कम होती जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि इनिशियली कैपेसिटर जो है जब वो एम्प्टी था तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करना और यहाँ इसको डिलीवर करना बैटरी के लिए आसान था। जैसे जैसे ये इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है तो अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को खींच के इस पॉजिटिव चार्ज यानी ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ इंसर्ट करना जो है वो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और आखिरकार क्या होगा, इसका जब पोटेंशियल का डिफरेंस प्लेट्स का इसके पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा तो चार्ज की फ्लो जो है वो रुक जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज जो है अब मैक्सिमम कलेक्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने ये आपके लिए एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। ऐसे समझ लें कि ये आपके पास एक वाटर का बहुत बड़ा रिजर्वायर है, कोई बहुत बड़ा टैंक है, यानी कि इसके अंदर से अगर थोड़ा सा पानी निकाल लिया जाए या इसमें पानी डाल दिया जाए तो इसके लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस रिजर्वायर के साथ ये एक छोटा सा टैंक जो है अटैच कर देते हैं। अब इनिशियली जब इसको हम खोलेंगे, वाल्व को खोलेंगे तो यहाँ से पानी, क्योंकि ये एम्प्टी है याद रखें और ये यहाँ तक है इसका लेवल, तो इनिशियली क्या होगा, पानी बड़ी तेज़ी के साथ इसकी तरफ फ्लो करेगा, यानी कि इसमें जो पानी की अमाउंट होगी पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा आएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है बढ़ता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली अब यहाँ से जो पानी जाएगा ये पानी जो है उसको फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लेकिन क्योंकि इसका लेवल जो है वो ज़्यादा है इसलिए फ्लो इधर होती रह जाएगी, लेकिन फ्लो जो है वो कम होती जाएगी। और आखिरकार क्या होगा कि जब इसका लेवल बराबर हो जाएंगे तो अब पानी की फ्लो रुक जाएगी, मीन चार्ज वाटर जो है मैक्सिमम इसके अंदर जो है कलेक्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा अब इसमें पानी जो है
वो नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ की फ्लो जो है रुक जाती है। तो टाइम के गुजरने के साथ साथ अब पानी की जो अमाउंट है उसमें किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर ग्राफिकली शो करें, यानी कि बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी होता है कि इनिशियली बड़ी तेजी के साथ चार्जेस फ्लो होते हैं, लेकिन चार्जेस की फ्लो जो है वो कम होती जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो कलेक्ट होता है चार्ज, उसकी जो अमाउंट है, वो जो इंक्रीमेंट हो रही है वो कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर टाइम और जो प्लेट्स के अक्रॉस, यानी कि कैपेसिटर जो चार्ज कलेक्ट करता है वो उनके दरमियान जो है ग्राफ ड्रा किया जाए, तो ये हमारा है टाइम एक्सिस और ये है चार्ज एक्सिस। अब देखें, इनिशियली हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है R1 है और इसकी कैपेसिटेंस जो है C1 है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि इनिशियली टाइम थोड़ा गुजरा है लेकिन चार्ज की कलेक्शन ज़्यादा होगी, चार्ज ज़्यादा कलेक्ट होगा, टाइम फिर गुजरता जा रहा है। अब देखिए चार्ज में जो इंक्रीमेंट हो रही है कंपैरेटिवली कम हो रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अब टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन चार्ज जो है इंक्रीज नहीं हो रहा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसमें पानी मजीद नहीं आ रहा था, इसके अंदर जो पानी स्टोर हुआ था वो कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है उसकी वैल्यू अब कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि यहाँ जो ये कैपेसिटर जो है इसके चार्जिंग का टाइम जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है तो उसकी चार्जिंग का टाइम जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहले यहाँ देख लें कि अगर ये कंटेनर छोटा हो और ये पाइप बड़ा हो तो क्या होगा, ये जल्दी भर जाएगा, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम वाटर जो कलेक्ट हो रहा है वो थोड़े टाइम में कलेक्ट हो जाएगा। देखिए ना, एक आपके पास छोटा मग्गा है और एक बाल्टी है। अब दोनों में पानी जो है अगर आप डालना शुरू करते हैं तो जाहिर है मग्गा जो है जल्दी भर जाता है और बाल्टी जो है देर से भरती है। अब दोनों में फ़र्क क्या हुआ कि जो मग है उसका वॉल्यूम कम है, उसकी कैपेसिटी कम है, और बाल्टी जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ भी देखिए कि इसकी कैपेसिटी जो है कंपैरेटिवली कम थी, तो क्या हुआ जब हमने इसको खोला तो वो थोड़े टाइम में ये मैक्सिमम भर गया। उसके मुकाबले में अगर ये कंटेनर बड़ा हो और हम यहाँ उसी सिचुएशन में, यानी कि ये पाइप जो है इसके अंदर ये जो वाल्व लगा हुआ है एक जैसे ही खोलें तो क्या होगा, अब देखिए इस कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है, मीन इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसको भरने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी कि मैक्सिमम वाटर का जो लेवल है उस तक पहुंचने के लिए, या अमाउंट है उस तक पहुंचने के लिए यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात जिसके ऊपर चार्जिंग का टाइम जो है डिपेंड करता है वो है कैपेसिटेंस। बिल्कुल इसी तरह अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो इसको चार्ज होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर इसकी कैपेसिटेंस कम होगी तो चार्ज होने के लिए भी इसको टाइम जो है वो कम लगेगा। अब दूसरी बात किसके ऊपर ये इसकी यानी चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है वो देखें। अगर ये वाल्व हमने बहुत थोड़ा खोला हुआ है तो पानी आहिस्ता आहिस्ता इधर जाएगा, जब पानी आहिस्ता आहिस्ता जाएगा तो इसको भरने के लिए ज़्यादा देर लगेगी। अब जब हमने इसको कम खोलना है इसका मतलब हमने एक्चुअली इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई हुई है। वाल्व क्या करता है, पानी को रोकता है, पानी की रेजिस्टेंस, पानी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने इसको कम खोला था वाल्व को तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी। इसका क्या मतलब हुआ, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इसको भरने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और अगर इसको पूरा खोल देंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये जल्दी भर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर चार्जिंग टाइम डिपेंड करता है कैपेसिटर का, वो ये रेजिस्टर की वैल्यू है। जाहिर है ये भी चार्जेस को फ्लो होने से रोक रही है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो चार्जेस कम यहाँ तक जाएंगे कैपेसिटर के अंदर, यानी कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा लेकिन चार्जेस की अमाउंट जो है यहाँ से कम आ रही है, तो डेफिनेटली इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी, C की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका चार्जिंग टाइम ज़्यादा होगा, और अगर R की वैल्यू कम होगी, C की वैल्यू कम होगी तो चार्जिंग टाइम जो है वो कम होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए अगर R और C इनका प्रोडक्ट जो है वो कम होगा तो ये कैपेसिटर जो है जल्दी उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो है कलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका टाइम जो है वो कम होगा, चार्जिंग टाइम जो है कम होगा। उसके मुकाबले में अगर R2 C2 का लिया जाए, यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों ही हमने बढ़ा दिए,
नो डाउट अगर एक चीज़ भी बढ़ा देंगे तो भी इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर दोनों को बढ़ा दिया जाए तो जाहिर है इसका प्रोडक्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि अब चार्जिंग उसकी यूं होगी, मीन उसके लिए फुल चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अब एक ख़ास टर्म हम इस्तेमाल करते हैं टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट जो होता है वो आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है वो कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और देखा ये गया कि ये वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक कैपेसिटर जो है एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, यानी कि बैटरी की वैल्यू मखसूस है, उस वोल्टेज के ऊपर उसके अंदर 100 माइक्रोकूलम जो है चार्ज वो कलेक्ट हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जितनी देर में 63 माइक्रोकूलम चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस इकट्ठा हो गया है, कैपेसिटर चार्ज हो गया है, उसके ऊपर चार्ज की कलेक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू का मीन 100 माइक्रोकूलम का 63% का मतलब 63 माइक्रोकूलम चार्ज जो इकट्ठा हुआ है, तो वो जो टाइम होगा उसको नाम देंगे टाइम कांस्टेंट का। और वो टाइम कांस्टेंट जो है ये आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए अगर आर और सी की वैल्यू कम होगी, आर और सी की वैल्यू कम होगी तो ये टाइम कांस्टेंट भी कम होगा, लेकिन अगर आर और सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। बेसिकली ये टाइम कांस्टेंट होगा जितने टाइम में मैक्सिमम वैल्यू का 63% 0.63% यानी कि 0.63 क्यू नॉट मैक्सिमम वैल्यू या 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, एक ही बात है। तो जितनी देर में इतना चार्ज कलेक्ट होता है वो कहलाएगा टाइम कांस्टेंट। ये TC2 और ये है TC1, यानी कि टाइम कांस्टेंट इस सिचुएशन में ये होगा TC1। तो ये टाइम जो है वो कम है। ये देखिए ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे चार्ज, यहाँ तक चार्ज हुआ, तो ये टाइम जो लगा इसको TC1 होगा और इसकी वैल्यू जो है कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये टाइम की ज़्यादा होगी। तो बेसिकली क्या हुआ कि टाइम कांस्टेंट जो कि आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बेसिकली वो टाइम होता है जितने टाइम में कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज कलेक्ट कर लेता है। ऐसे समझ लें कि ये आपके पास कंटेनर है, इसमें बिल फर्ज 100 ग्राम, चलो क्या कहते हैं कि 100 किलोग्राम जो है पानी जो इसके अंदर आ सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जितनी देर में इसमें 63 किलोग्राम पानी कलेक्ट हुआ है वो टाइम कितना लगा है, तो वो टाइम जो है इस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये समझाने के लिए बात कर रहा था, एग्जाम में ये नहीं लिख रही, ये आपके लिए बातें बता रहा हूँ बेटे। तो TC जो है आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, आर और सी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये वो टाइम होगा जितनी टाइम में कैपेसिटर जो है Q नॉट का 63% जो है वो चार्ज हो जाएगा। और याद रखें Q जो है वो V के प्रोपोर्शनल है, C कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो डिपेंड करती है Q के ऊपर। यहाँ भी देखिए पानी ज़्यादा होता जाएगा तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा, पानी कम होगा तो उसका लेवल जो है कम होगा। तो लेवल जो है उसको समझ ले कि V है, और पानी की अमाउंट जो है उसको समझ ले Q है। इसका मतलब अमाउंट पानी की ज़्यादा होती जाएगी तो इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। या यहाँ जो है Q चार्ज जो है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर इंक्रीज होता जाएगा, तो इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और इन दोनों का जो रेशो होगा वो इसकी कैपेसिटी कहलाएगी, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहलाएगी। तो ये तो हुआ इसकी चार्जिंग। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज किस तरह होता है। तो ये देखिए कैपेसिटर पहले फुली चार्ज था, तो इसके दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो अपना चार्ज की वैल्यू जो वो Q नॉट के बराबर थी। हमने इसको फुली चार्ज कर लिया था, यहाँ पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्विच है इसको A टर्मिनल की बजाय B टर्मिनल से के साथ जोड़ देते हैं। जब B टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे तो कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा इस तरह, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस नेगेटिव प्लेट की चार्ज को न्यूट्रल करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो जिस तरह पानी होता है हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, इस तरह हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो टाइम के गुजरने के साथ साथ कम होती जाएगी। और अगली बात ये भी समझें कि इनिशियली इसकी फ्लो, चार्जेस की फ्लो जो है वो रैपिड होगी,
ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें जो डिवेल्प होगा सर्किट के अंदर वो ज़्यादा होगा, और फिर क्या होता जाएगा, इसकी फ्लो जो है चार्जेस की वो कम होती जाएगी, यानी कि इसका जो डिस्चार्जिंग रेट है वो भी कम होता जाएगा। पहले रैपिडली डिस्चार्ज होगा और टाइम को गुजरने के साथ साथ इसकी चार्जिंग जो है, डिस्चार्जिंग जो है वो भी कम होती जाएगी। इसको समझने के लिए यहाँ देखें, ये हमारा कंटेनर है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ हमने वाल्व लगाया हुआ था, उसको खोला तो क्या हुआ, इनिशियली पानी जो है बड़ी तेज़ी के साथ निकलेगा, यानी कि इसका डिस्चार्जिंग जो है पानी का वो रैपिड होगा। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इसका लेवल कम होता जाएगा, इसकी पानी की फ्लो कम होती जाएगी, मीन पानी की डिस्चार्जिंग जो है उसका रेट कम होता जाएगा। और अगली बात ये फिर कि अगर ये कैपेसिटर बड़ा होगा या हम ये जो रेजिस्टेंस है इसको ज़्यादा कर दें या दोनों को ज़्यादा कर दें, तो फिर इसको डिस्चार्ज होने के लिए टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ये देखिए कंटेनर वही है, पहले हमने ये जो वाल्व था पूरा खोल दिया था, तो ये बहुत जल्द खाली हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, पानी सारे का सारा निकल जाएगा बाहर। लेकिन अगर इसको बहुत थोड़ा सा खोले तो क्या होगा, ज़्यादा देर लगेगी, ये पानी को निकलने के लिए, इसको खाली होने के लिए ज़्यादा देर लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा हाँ एक और बात कि ये देखिए, ये कंटेनर जो है अगर इन दोनों का जो वाल्व है एक जैसा खोला जाए तो इसको डिस्चार्ज होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है डिस्चार्जिंग टाइम। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्चार्जिंग टाइम, एक तो कंटेनर की कैपेसिटी है और दूसरा हमने वाल्व कितना खोला हुआ है। वाल्व कम खोलेंगे तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा पानी को पेश आएगी, वाल्व ज़्यादा खोल देंगे, पूरा खोल देंगे, तो पानी की फ्लो के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें, ये रेजिस्टेंस जो अगर ज़्यादा होगी तो ये चार्जेस को रुकावट का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, तो ये देर बाद कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस कम करते जाए तो ये रैपिडली कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता जाएगा। तो ग्राफिकली इसको किस तरह शो किया जा सकता है, ये देखिए, ये केस जो है इसमें हमने R1 और C1, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 और C1 दोनों की वैल्यू जो है कंपैरेटिवली कम है। तो ये देखिए रैपिडली हमारा चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ डिक्रीज हुआ, थोड़े टाइम के अंदर कैपेसिटर जो है वो तकरीबन डिस्चार्ज हो गया। उसके मुकाबले में अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि R2 C2 वाला केस ले लें, तो इसमें देखिए ये डिस्चार्ज तो यहाँ भी उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन अब टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, इसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो कम होगा। अब फिर यहाँ टाइम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि TC जो है फिर वही RC के बराबर हमने रखा, तो ये वो टाइम होगा जितने टाइम में कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर टोटल चार्ज इसके ऊपर जो कलेक्ट था वो 100 माइक्रोकूलम का था, तो हम देखते हैं कि जितने टाइम में ये 37 माइक्रोकूलम बाकी चार्ज रह जाता है, ज़ाहिर 63% जो है डिस्चार्ज हो गया, तो बाकी कितना बचेगा, 37 माइक्रोकूलम। तो ये वो चार्ज है जो कि मैक्सिमम का 37% है, मीन यहाँ जो है ये बाकी जो बचेगा ये 0.37 ऑफ द Q0 के बराबर होगा। तो इस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ भी देखिए टाइम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है R और C के प्रोडक्ट के ऊपर। RC का प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, R और C का प्रोडक्ट कम होता जाता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो इस तरह चार्जिंग जो है वो भी R और C के ऊपर डिपेंड करती है, और डिस्चार्जिंग जो है वो भी R और C के ऊपर डिपेंड करती है। जिस तरह हमारा कंटेनर जो है ये रैपिडली नहीं भरता, इसी तरह याद रखें कैपेसिटर को भी चार्ज होने के लिए टाइम लगता है। वो अलग बात है कि टाइम की वैल्यू जो है वो R और C के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम थोड़ा सा इसकी जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके इंडिकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, जलते हैं बुझते हैं, जलते हैं बुझते हैं, तो उसको कंट्रोल RC सर्किट ही कर रहा होता है। इसी तरह आपका ये जो मोटरसाइकिल जो है उसका प्लग जो है डिस्चार्ज होता है, तो कैपेसिटर जो है एक्चुअली प्लग के थ्रू डिस्चार्ज होता है, वो इसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर लिखा भी होता है CDI, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। इग्निशन जो उसमें होती है कैपेसिटर जो है डिस्चार्जिंग की वजह से होती है। इसी तरह पहले ज़माने में वो कैमरे हुआ करते थे, उसके ऊपर जो है फ्लैश गन हुआ करती थी,
तो उसके अंदर सेल पड़ा करते थे। वो सेल क्या करते थे, उसके अंदर कैपेसिटर होता था। कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता था, चार्ज होने के लिए टाइम लगता था। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता था तो फिर उसको थ्रू फ्लैश जो है, जब हम उसका यानी कि स्विच जो है या बटन जो है दबाते थे, तो वो जो है अपना क्या कहते हैं कि जो फ्लैश गन है उसके थ्रू वो कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होता था। तो हमें बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती थी, लाइट जो है अच्छी खासी बन जाती थी। इसी तरह ये जो गाड़ियों के वाइपर होते हैं, तो वाइपर के जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है कि पीछे जो सर्किट लगा हुआ है वहाँ हम आर और सी की वैल्यू क्या रखते हैं। तो इसकी जो वाइपर की जो वाइपिंग का टाइम जो है आपने देखा होगा कि हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम सी जो है या आर जो है उसकी वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका टाइम कम हो जाता है, टाइम वाइब्रेशन का, या ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके पीछे जो होता है वो भी आर सी सर्किट होता है। इसी तरह अब कई जो ऑसिलेटर बनाते हैं, ये आपकी शायद सिलेबस से थोड़ा सा बात ऊपर हो, जो यानी कि पीरियाडिक वेव हम हासिल करते हैं आउटपुट के ऊपर डीसी सोर्स से, तो वो भी हम आर और सी सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर उसमें चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। बातें समझ आ गई होंगी। अगर ना समझ आए तो इनबॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जब भी मैं देखूंगा तो उसका जवाब जो है इंशाल्लाह दूंगा। तो बाकी बातें जो हैं वो ये है कि मेरे लेक्चर जो है अच्छे तरीके से सुनें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि हर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।